तो इस वीडियो में 10 क्लास के जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 यहाँ पे राज्य और राष्ट्र की आय, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके दूसरे वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हमने अपलोड कर रखा है। यदि उस वीडियो को अब अभी तक नहीं देख पाए तो जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है उसका। ठीक है, यहाँ पे तो इसके जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, और जो एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? निर्धनता या बेरोजगारी या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बात करें तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यानी जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उन लोगों की वजह से ही भारत क्या है, एक तरह से पिछड़े की समस्या में आया हुआ है। तो वैसे लोग को निर्धन बोला जाता है और बेरोजगार, जो बेरोजगार है उनकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो रही है, गिरते जा रही है दिन प्रतिदिन। यानी इन दोनों की वजह से हो रहा है। तो निर्धन की वजह से भी हो रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे भारत की जो प्रमुख आर्थिक समस्या है ये निर्धनता भी है और बेरोजगारी दोनों है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी या ग। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति लागू हुई थी। मतलब जौन भारत सरकार है न, वो नवीन आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी कब लागू की थी? ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लागू किया था 1990 से 91 के सेशन में। 1990 से 91 के सेशन में भारत ने नई आर्थिक नीति क्या की थी? तो लागू की थी, जिसके तहत भारत में बहुत से आर्थिक पॉलिसी का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ख। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पे निर्भर करता है? किसी राज्य यानी किसी देश या फिर किसी स्टेट के जो नागरिक होते हैं उनका जो जीवन स्तर होता है, लिविंग स्टैंडर्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो इट इज़ डिपेंड ऑन क और ख, यानी सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसका मतलब क्या होता है हम थोड़ा समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आई मीन टू से दैट यहाँ राज्य का जो घरेलू उत्पाद होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन करेगी किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यहाँ पर राज्य पूछ रहा है। तो राज्य के नागरिकों का जो जीवन स्तर होता है वो फाइनली किसके ऊपर डिपेंड होता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो शुद्ध राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये इसको हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे जीएसडीपी बोलते हैं। जीएसडीपी ग्रोस है ना, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद को। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध को ग्रॉस बोला जाता है, ठीक है, शुद्ध को नेट बोला जाता है। तो NASD और ये P, ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, सॉरी ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद और ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। यहाँ पे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से जितना खर्च निकला होता है उन सभी खर्च को निकालने के बाद जो शेष बचता है वह शेष कहलाता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये सब इसी के ऊपर निर्भर करता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के ऊपर निर्भर करता है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकलन होता है, ठीक है, यानी गणना, ये किसके आधार पर किया जाता है? तो वह किया जाता है किसके आधार पर? तो यहाँ पे वर्तमान मूल्यों के आधार पे और स्थिर मूल्यों के आधार पे, मतलब जो मूल्य कांस्टेंट है उसके आधार पे और वर्तमान मूल्य के आधार पर काउंटिंग किया जाता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क और ख दोनों के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था किसने? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम था, उसको सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? तो उसका अनुमान लगाने वाले सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन डी, 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है, इसका टाइमिंग बताना है। तो इसका टाइमिंग होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, इसका टाइमिंग क्या होता है 1 अप्रैल से, है ना, 31 मार्च के बीच होता है। 1 अप्रैल से कितना होता है, 31 मार्च के बीच होता है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन क्या होता है? राष्ट्रीय आय का सृजन कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बताना आपको। उपभोग द्वारा होता है या फिर विनिमय द्वारा होता है। ठीक है। उपभोग का मतलब कि उपयोग करना है ना। अब विनिमय का मतलब कि क्या करना, वो वस्तुओं से क्या करना, बदलना। और वितरण का मतलब बंटवारा और उत्पादन क्रियाओं द्वारा। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है ना। यहाँ पे वो होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। भारत में जितना ज़्यादा उत्पादन होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा, उतना ज़्यादा भारत की राष्ट्रीय आय क्या होगी? बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर बात करें क्षेत्रों की, यहाँ पे आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनकम होता है, तो उसमें उत्पादन क्रिया के अलावा और भी क्षेत्र जो पाए जाते हैं, उन तीनों क्षेत्रों के द्वारा क्या होता है, इनकम की जो श्रेणी होती है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को यहाँ पे पालन वाला क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का क्या होता है कि किसी भी जीव का पालन पोषण होता है। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र को में केवल किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है। और तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें परिवहन वगैरह सब शामिल होता है। यानी फाइनली 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। राष्ट्रीय आय यानी जो देश की आय होती है उसमें क्या क्या शामिल रहता है? ठीक है। यहाँ पे घरेलू उद्योग की आय या विदेशी से आय प्राप्त या दोनों। तो राष्ट्रीय आय में दोनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी नहीं, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहता है? तो घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से जो प्राप्त आय होता है वो भी सम्मिलित होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है। किसी अर्थव्यवस्था में, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था हो तो उसमें चक्रीय प्रवाह के वजह से क्या निर्माण होता है? तो 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे तीनों निर्माण होता है। ठीक है। उत्पादन का भी निर्माण होता है, आय की भी सृजन होती है और व्यय भी होता है। ठीक है। उत्पादन तो किया जाता है, आय प्राप्त होता है और साथ ही साथ उत्पादन करने में कुछ कीमत भी लगता है। ठीक है। यहाँ पे तो वो व्यय भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? और प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित देश में एक व्यक्ति कितना एक साल के अंदर पैसा कमा रहा है। ठीक है। यानी एक साल नहीं बोल सकते यहाँ पे, उस छोटे से यूनिट को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, उन्होंने 1868 में जो एक अनुमान के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय भारत में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति को एक जो न्यूनतम आय न है ना, यानी पर कैपिटा इनकम, ये कितना रुपये है? 20 रुपया है प्रति व्यक्ति आय के रूप में अगर माना जाए तो। ठीक है। मतलब टोटल अपना खर्च निकालने के बाद जो बचता है वो उसका कितना होता है? 20 रुपया होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय जो होता है, ठीक है, इसकी गणना किस सिस्टम द्वारा की जाता है? तो इसकी गणना इनमें से तीनों सिस्टम के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है। यानी उत्पादन गणना विधि द्वारा किया जाता है और व्यय गणना विधि द्वारा और आय गणना विधि द्वारा किया जाता है। देखिए उत्पादन गणना पद्धति में मतलब किसी भी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो अब उत्पादन करने में किसी ने थोड़ा बहुत तो क्या खर्च लगता ही है, व्यय लगता ही है। ठीक है। उसके बाद फाइनली जो व्यय या खर्च निकालने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है? आय होता है। यानी इनमें से तीनों के द्वारा ये होता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की माप के लिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की माप के लिए, ठीक है, उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस देश ने किया था? तो वो ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। नहीं, ब्रिटेन नहीं, भारत ने किया था। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है? रहन सहन का स्तर जो होता है ये किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है ऑप्शन सी के द्वारा, यानी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय मतलब की है जो व्यक्ति कितना कमा रहा है, ठीक है, वह व्यक्ति अपने सक्षम के अकॉर्डिंग वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, तो वो सब के सब डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्रति व्यक्ति आय के ऊपर। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राजकीय आय का अभिप्राय क्या है। राजकीय आय मतलब किसी राज्य किसी का जो आय होता है ये इसका क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 दिए सार्वजनिक उपकरणों की आय या सरकार की आय या क और ख दोनों। ठीक है, तो इसका होगा सरकार की आय। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर क्या वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो उस कंडीशन में उपभोग में वृद्धि होगा। ठीक है, और विनियोग में वृद्धि होगा, मतलब उत्पादन में वृद्धि होगी और उसका उपयोग भी बहुत अच्छे से किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो वह राज्य है बिहार। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक सबसे अधिक है इन ऑप्शन के अनुसार, इन चारों ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब जिला की कह रहा है, बिहार में सबसे कम है, तो कम बिहार। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार में सबसे कम है। अब बिहार में बिहार के किस जिले में कम पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो बिहार के जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो शिवहर में है। किस में है, शिवहर जिले में बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस वीडियो में 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखा। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप 2-3 और भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।